हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा कंपनी शासन के अधीन विभिन्न जो चार्टर एक्ट हैं, अधिनियम हैं, वो लाए गए थे उनके बारे में। क्या प्रोविजन रहा, क्यों लाए गए, ऐसी क्या कंडीशंस थी इनके अंतर्गत, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का इतना पॉपुलर टॉपिक है कि आप जो है किसी भी सिंगल डे एग्जाम तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिल जाता है। तो इन्हीं तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन लगे अच्छा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। अब देखो भाई, एक चीज मैं बता दूं आपके लिए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे का बैकग्राउंड था, आखिर ये एक्ट लाए क्यों गए थे, है ना, इनका काम क्या था। मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा। 1757 में आपको पता है प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। अब इन युद्धों को जीतने के बाद कंपनी जो थी, यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इनके पास क्या था, एक भारत का एक विशाल साम्राज्य पड़ा था। क्योंकि इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को, जो भारतीय शासक हुआ करते थे, लगभग लगभग सभी को पराजित कर दिया था। जो कुछ छोटे मोटे शासक हुआ करते थे, तो उनसे ये टक्कर लेने के जो है लायक ही नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और कंपनी की मनमानी को रोकने के लिए सबसे पहले लाया जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश जो है संसद के द्वारा पारित किया गया था कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है कि 1764 से लेकर 1772-73 तक कंपनी ने अपनी मनमानी की थी और विभिन्न प्रकार से अपने, कह सकते हैं, जो प्राइवेट ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी अपना निजी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें कमी आई। उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, और उसी एक्ट का नाम पड़ जाता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या चीजें थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, चार्टर एक्ट क्या थे आपके 1813, 1833 और 1853। देखो भैया, चार्टर एक्ट एक ऐसा कानून होता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए जारी किया जाता है, यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में मौजूद थी उसके लिए जारी किया गया था। हालांकि ये चार्टर पार्टी, आपने जो करंट अफेयर में भी नाम सुना होगा, चार्टर पार्टी इशू करना। जैसे कि आप मान लीजिए कोई प्राइवेट शिप होता है और इंडिया के जो मुंबई पोर्ट है वहां से वो जाना है अरब कंट्रीज में, तो वहां पर उस जो शिप है, यानी जो पानी का जहाज है, वहां पर जो कह सकते हैं कर्मचारी होंगे, चाहे छोटे से लेकर अधिकारी लेवल तक के सारे कर्मचारी होंगे, उनका काम क्या रहेगा, नाम क्या होगा, किस काम के लिए जा रहे हैं, इस तरह का एक चार्टर पार्टी जो है जारी की जाती है। किसके द्वारा, जो है शिप के जो ओनर होते हैं उसके द्वारा, कि हाँ ये शिप है, इसमें इतना माल है, इतने कर्मचारी हैं, ये काम रहेगा सबका, ये इस तरीके से हम जारी करते हैं। तो वो चार्टर पार्टी होती है। उसी तरह का ये कह सकते हैं एक कानून होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। अभी हमने बताया कंपनी के कार्य को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, और यहाँ पर यही चीज आपके सामने लिखी हुई है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी जाती है। मतलब ये है कि भाई कंपनी के कार्यों को तो रेगुलेट करना ही है, उसके साथ ही इंडिया के अंदर ही एक ऐसी बॉडी का एक बॉडी बनानी है जो भारत में ही कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करे, क्योंकि ब्रिटेन से कंपनी के कार्यों को, कह सकते हैं, उसकी जो कार्य पद्धति है उस पर देखरेख नहीं की जा सकती। इसीलिए जो है एक छोटी सी बॉडी बनाई जाएगी, और यहाँ पर जो कह सकते हैं एक गवर्नर का पद नियुक्त किया गया, जिसे हम बंगाल का गवर्नर कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और वॉरेन हेस्टिंग्स पहला ऐसा गवर्नर जनरल बना बंगाल का। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन यहीं पर किया जाता है, जिसका काम था कंपनी के कार्यों पर, कह सकते, देख रेख करना और आगे की प्रोसेसिंग करना। आगे देखोगे मद्रास और मुंबई में भी गवर्नर थे। आपको पता होगा कि 3 प्रेसिडेंसी एरिया थे। 3 कौन से थे आपके सामने, एक तो मुंबई था, चलिए उस समय बंबई था ये, ठीक है, उस समय का बंबई, एक था मद्रास, और एक था आपका कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है।
उस समय का नाम है, आज कोलकाता बोलते हैं, बम्बई को मुंबई बोलते हैं, मद्रास हो गया, ठीक है। ये इनके जो गवर्नर थे, बम्बई के और मद्रास के जो गवर्नर थे, उन गवर्नरों को भी इसके अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इन्हीं के अधीन कर दिया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। अब मान लो कंपनी के और भारतीयों के मध्य कुछ विवाद हो जाता है, या कंपनी का कोई भी मैटर है, उनको सुलझाने के लिए अब ब्रिटेन बार बार तो नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में भारत में ही एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसको कोलकाता हाई कोर्ट बोला गया है। और इसकी स्थापना होती है सन 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। इंपोर्टेंट फैक्ट यहां से ये निकल कर आएगा, और ध्यान रखना, सर एलिजा इन पे पहले इसे कह सकते हैं चीफ जस्टिस बनते हैं। कौन बने भैया, वो लिखते हैं हम, चलिए, न्यायाधीश एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे, ये इसके पहले कह सकते चीफ जस्टिस बनते हैं। कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर बैन लगा दिया था। हमने आपको बताया 1774 के बाद से ही कंपनी को जो कह सकते निजी अधिकारी थे, उन्होंने निजी व्यापार करने पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अपने फायदे के लिए वो लोग कह सकते हैं दस्तक का यूज करते थे, दस्तक का दुरुपयोग करते थे। दस्तक क्या था, जहांगीर के समय, आई थिंक जहांगीर ही है, आई एम करेक्ट, अगर मैं करेक्ट नहीं तो मुझे करेक्ट कीजिए। उसके द्वारा ये फरमान जारी किया गया था ब्रिटिशर्स को कि भाई जो इस दस्तक का यूज करके आप लोग जो है टैक्स फ्री आप जो है ट्रेड कर सकते हो। तो उसका मिस यूज किया जा रहा था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर कंट्रोल किया गया। अब ये चीज जो है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका गठन किया गया था ब्रिटेन में ही, वहां से ही कंपनी के कार्यों पर कंट्रोल किया जाने लगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो 1773 का जो एक्ट था उसके माध्यम से ये सारी चीजें हम कंट्रोल जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, अब बात करेंगे हम 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। देखो भाई, 1773 के जो एक्ट था उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया जाता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें कहा गया कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी कि कंपनी का जो पॉलिटिकल काम था वो अलग रह गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब देखो, यहाँ पर संपूर्ण भारत पर ब्रिटेन का कब्जा नहीं था, लेकिन जो मुख्य मुख्य एरियाज थे वहां पर ब्रिटेन का जो कंपनी का शासन था। अब ऐसे एरिया जहां पर कंपनी का रूल हुआ करता था, उस एरिया को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी ब्रिटिश टेरिटरी के नाम से अब उसको जाने जाना लगा। ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी पर पूर्ण कंट्रोल हो जाता है इस एक्ट के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा एक्ट देखो 1833। इससे पहले एक चीज याद रखना, 1813 वाला, इसमें दो पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं जो कि इंपोर्टेंट है। आपका है ये चार्टर एक्ट 1813 वाला, इसमें दो पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाने हैं। भारतीयों की भारतीयों की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। कितने भैया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वर्ष 1823 तक ये पैसे कब खर्च किए ही नहीं गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी इसमें। सबसे मेन मुद्दा तो यही था कि आप लोग जो है 1 लाख रुपए में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये था। और दूसरा पॉइंट ये था, तो अगर मान लो एजुकेट करेंगे भी हम लोग तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक सिद्धांत निकल के आता है जिसको एक शब्द में बोलते हैं हम लोग टपकन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, इस अंतर्गत होता ये है कि ब्रिटिशर्स जो है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि पहले हम लोग समाज में जो उच्च वर्ग है, कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं आर्थिक रूप से मजबूत है, उनको हम कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे 1 लाख रुपए से। अब उनसे ये उम्मीद की जाएगी, जो शिक्षित की जाएंगे उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो अपने निचले तबके को लोगों को शिक्षित करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी ने मान लीजिए 3 लोगों को शिक्षित किया यहाँ पर। अब इन 3 लोगों से ये उम्मीद की जाएगी कि आगे नीचे के 3 लोगों को और शिक्षित करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये तरीके से जो है शिक्षा ऊपर से लेकर नीचे तक छन छन कर जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से और देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से फिर ये 3 को शिक्षित करेंगे। इस तरीके से ये कंसेप्ट नीचे तक चलता रहेगा। अब इसका एक कह सकते हैं बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कहीं से पानी गिर रहा है, एक एक बूंद करके गिर रहा है, तो नीचे जमीन गीली रहेगी। गीली पहले होगी थोड़ी कम,
लेकिन जब कंटिन्यूअस पानी गिरेगा तो नीचे बहुत सारी जमीन गीली हो जाएगी। यानी उनका मतलब ये था, हम पहले ऊपर के कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे और धीरे-धीरे करके वो शिक्षा छन-छन के नीचे तक सारे भारतीयों में फैल जाएगी, ऐसा कांसेप्ट था। हालाँकि इसमें समय बहुत लगता, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं टपकन का सिद्धांत, ठीक है? अगला पॉइंट ये था यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये था कि कंपनी का जो ट्रेडिंग पर एकाधिकार था, कंपनी का व्यापार अधिकारी का, ठीक है? व्यापारिक व्यापारिक अधिकार। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त ऐसे नहीं किया गया, लेकिन अभी भी आप देखोगे भारत में चाय के साथ व्यापार, यानी भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार अभी भी बना हुआ था कंपनी का, व्यापार पर अभी भी एक अधिकार, ठीक है? ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा, एकाधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। एक तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत के अंदर चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना हुआ था 1813 के एक्ट के माध्यम से। दूसरा पॉइंट ये था आपका कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाने थे। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, ये सारी चीजें 1813 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट था, उसके माध्यम से की जा रही हैं। हम बात करेंगे अब यहाँ पर 1823 के और 33 के एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट में बोला गया ये कि सबसे पहली चीज, इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग। अब यहाँ पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? यहाँ पर था बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था यहाँ पर। उसको अब बंगाल का नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से बहुत बार सवाल बना है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और ये रहेगा आपका विलियम बेंटिंग। या फिर ऐसे आ सकता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यही था विलियम बेंटिंग, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला, तो वारेन हेस्टिंग आ जाएगा, ठीक है? 1773 वाला, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। जो 1813 का जो एक्ट था उसमें समाप्त तो किए गए थे, लेकिन भारत में चाय का और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना हुआ था, लेकिन वो अधिकार भी अब समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1833 का जो एक्ट था, ठीक है? अब कंपनी का काम क्या है भाई? ट्रेड के मामले में सारी कंपनी का जो भी काम था उसको तो समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी क्या करती? अब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन करती, यानी प्रशासनिक भूमिका में आ गई। यहाँ पर प्रशासन करने के संबंध में यहाँ पर रूल्स बनाने लगी, कम भारतीयों के ऊपर एक टाइप से कह सकते हैं, यानी प्रशासन करने लगी, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था संभालने लगी इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है? 1833 का एक और एक्ट है, यहाँ पर एक बिंदु और याद रख लेंगे, ठीक है? कि जो ब्रिटिश मिशनरी थे उनको भारत में आने का निमंत्रण, कह सकते हैं, आने के लिए छूट दे दी गई, और ईसाइयत का प्रसार प्रसार करने के लिए यहाँ पर उनको छूट दे दी गई थी 1833 का जो एक्ट था उसके माध्यम से, ठीक है? लिख देता हूं यहाँ पर, ईसाइयत का प्रचार, ठीक है? ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना के लिए यहाँ पर छूट दे दी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1853 का जो एक्ट था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो विधायी कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया जाता है। 1833 में प्रशासनिक कार्य कौन संभाल रहा था? यहाँ पर कंपनी संभाल रही थी, लेकिन 1853 में जो विधायी कार्य थे, यानी एग्जीक्यूटिव कार्य और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, दोनों को ही अलग अलग कर दिया जाता है, और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की यहाँ पर शुरुआत की जाती है। और इसके लिए सन 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन किया जाता है। ये वही मैकाले है जिसने शिक्षा संबंधी अपने, जो कह सकते हैं, अपना जो मॉडल है पेश किया था 1835 में, और जिसने कहा था कि समस्त भारतीय साहित्य जो है यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी के तख्ते के समान है। यानी कि कुल मिलाकर इसने भारतीय साहित्य की आलोचना की, और ये अंग्रेजी का प्रखर, कह सकते हैं, समर्थक था। और इसी के कहने पर मैकाले ने जो भारतीय शिक्षा के लिए, जो एजुकेशन के लिए जो पैसे खर्च किए जाने थे, वो इंग्लिश में ही एजुकेशन के लिए खर्च किए जाने की इसने वकालत की थी। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का, कह सकते हैं, स्थापना होती है, और यही वे केंद्रीय विधान परिषद बाद में चलकर संसद का रूप धारण कर लेती है भारत के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें आपकी 1853 के एक्ट के माध्यम से होती हैं यहाँ पर, ठीक है? आगे बढ़ेंगे,
बस इतना ही रहेगा आपका आज के सेशन में 1853 तक। हम लोग देख लेंगे सेकंड क्लास जो आएगी आपकी, उसमें हम 1858, 1861, उसके बाद 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलेंगे अगली सेशन के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा है आप लोग लाइक कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अगली बार हम मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, फिलहाल जय हिंद, जय भारत।